गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये आज का इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये जरूरी भी है पढ़ना समझने के लिए। एक्ट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से एक्ट पारित करके उन्होंने संवैधानिक विकास किया। संवैधानिक विकास के साथ साथ भारत में कितने 4 एक्ट पारित करके उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको पावर क्या बोलते प्रदान की, है ना। इसके लिए थोड़ा सा हम ब्रीफ समझेंगे, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले एक 1773 में वॉरेन हास्टिंग्स द्वारा, जब गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम संस्था की स्थापना की गई। तो इसके लिए पावर्स दी गई। इसके लिए पावर ये थी कि यह अपने अधिकारी इत्यादि खुद नियुक्त कर सकती है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कुछ पावर हुआ करती है, इस कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की इसमें जो उसकी प्रिविलेज और पावर्स हुआ करती थी, उसको क्या बोलते प्रदान की गई। साथ साथ इसी में कुछ क्या बोलते प्रावधान भी किए गए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टाइम टू टाइम जो आर्थिक मामलों के संदर्भ में ब्रिटिश वित्त मंत्री तथा अन्य मामलों के संदर्भ में विदेश मंत्री को रिपोर्ट करती रहेगी। मतलब कि अगर आपको रिपोर्ट्स करनी है, डायरेक्टली इंग्लैंड में पावर्स को क्या बोलते अपनी सूचनाएं देंगे और उसको क्या बोलते प्रदान करेंगे। भारत में एक कंपनी को अधिकार दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि व्यापार पर जो अपनी नियुक्तियां हैं अपने अधिकारियों को वह स्वयं कर सकती है ना। तो 1873 का जो आपका इसमें कार्यकारिणी परिषद भी बनाई गई। 1773 की कार्यकारिणी परिषद भी, इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर और क्या बोलते हैं 4 उसके अधिकारी हुआ करते थे, है ना। ये अपने आप में क्या बोलते हैं बाद में विधायी परिषद बन के भी आती है, ठीक है। तो ये आपके लिए 1773 का एक्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। मतलब 3 गवर्नर जनरल हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसको पावर ज़्यादा दी गई और उन दोनों को क्या बोलते हैं उसके अंडर में किया गया, है ना। कंपनी के इसमें एक चीज़ का और प्रावधान किया गया कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी हैं वह किसी प्रकार से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। अगर वह रिश्वत लेते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना। तो ये जो एक्ट पारित किया गया था कंपनी के मतलब कंपनी को गवर्न करने के लिए, कंपनी के अधिकारी वर्गों को अनुशासित करने के लिए तैयार किया गया था, है ना। इसमें कोई सकारात्मक परिणाम ये निकले कि भारत का शासन के लिए संसदीय कानून के माध्यम से प्रथम प्रयास किया गया। ये मतलब सबसे पहला प्रयास था ब्रिटिश का गवर्नमेंट का, भारत में अपने अधिकारियों को डायरेक्ट पावर अथॉरिटी प्रदान कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार 1884 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट को कहते हैं, इसमें एक प्रावधान किया गया जो 1773 के जो अधिनियम से कुछ लोग जो हाईली क्लासेस थे या बड़े बड़े अधिकारी वर्ग थे वैसे नाखुश थे, तो उनकी असंतोष को दूर करने के लिए 1784 में 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट को लेके आया गया। इस अधिनियम से केंद्र एवं प्रांत के मध्य संबंधों की समस्याओं को भी समाधान किया गया। मतलब वो क्या बोलते हैं एक समाधान निकाल रहे हैं कि भाई जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसको कैसे उसको रेगुलेट किया जाए, है ना। सिंपली था उनको सेटिस्फाई करने के लिए 1784 के एक्ट लिया जा रहा है, जो कि कुछ कभी हम ज़्यादा अनुशासन कर देते हैं ना, तो फिर बाद में दिक्कत होने लगती है, तो उसको थोड़ा सा सरल करने के लिए। इसका कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं था, है ना। इसमें ये था कि बस 4 प्राइवेट काउंसिल और 2 मंत्रिमंडल का क्या बोलते हैं इसमें गठन किया गया था, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल की परिषद में 1 सदस्य की संख्या कम की गई। पहले 4 मैंने 1 और 4 हुआ करते थे, 1 1+4, ठीक है। यहाँ पर होगा 1+4, अब यहाँ पर दिया 1+3, बस इतना सा अंतर क्या बोलते हैं यहाँ पर किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं 1793 का एक्ट था थोड़ा सा, उसमें बस एक कंपनी को चार्टर दिया गया 20 वर्ष तक अपने स्थायी बंदोबस्त को अपने क्या बोलते अपने जो उसका क्या बोलते पावर थी, मोनोपोली थी व्यापार पे इंडिया की, उसको बनाया जा सकता है, बस इतना था। लेकिन 1813 एक्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब यहाँ पर इस एक्ट के तहत भारत में क्या बोलते हैं कंपनी को एक 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया कि आप फिर से व्यापार के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं कुछ चीजें चेंज की गई, जैसे कि आपको बताता हूँ कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का मोनोपोली रही, कोई भी और भी आकर के भारत में व्यापार कर सकता है, मतलब इंग्लैंड से ही, है ना। सिर्फ कंपनी का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डरों को भारतीय राजस्व से जो लाभांश मिलना था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, है ना। ये जो चीज थी क्या बोलते
पहली बार जो भारत में क्राउन के अधिकार और स्थिति को स्पष्ट भी किया गया। जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्राउन पावर थी उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। और शिक्षा के संदर्भ में भी एक बात कही, शिक्षा के संदर्भ में कि भाई 1 लाख रुपए का फंड भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशनरियों को दिया गया। उन मिशनरियों को भी भारत में प्रवेश के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए या क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए उनको पावर दी गई। ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1833 के एक्ट की बात करें तो यहाँ भी 20 वर्ष के लिए रेनोवेट किया गया। 20 वर्ष के लिए उनका फिर से क्या बोलते हैं, लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया। लाइसेंस रिन्यू करने का मतलब है आपको फिर से परमिशन दी गई 20 साल के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं एक्ट पारित किए जा रहे हैं। भारत में कंपनी की जो भूमिका थी क्राउन की, मतलब अब कंपनी की भूमिका क्या होती है, ट्रस्टी की भूमिका में रख दिया, है ना, कि भाई अब ट्रस्टी के रूप में है आप, तो ज़्यादा वो नहीं कर सकते, पावर आपको अथॉरिटी हम नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ क्या बोलते हैं इंट्रोड्यूस की गई। और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, पहले जो कंपनी का एकाधिकार थोड़ा सा आंशिक समाप्त किया गया, चाय और चीनी का था। 1813 के एक्ट में चाय और चीनी का व्यापार, चाय एंड चीनी, इस चीज का व्यापार का एकाधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट में इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी का जो एकाधिकार भारत में था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। इसके साथ साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। बंगाल में अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल समझने में, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा आपको के लिए। फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक अलग से विधि आयोग का पद जोड़ा गया, जिसमें मैकाले सबसे पहले विधि आयोग के क्या होते हैं चेयरमैन बनाए गए, है ना। प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया। जो स्टेट होते थे, राज्य होते थे, उनसे अधिकार छीनकर सारी पावर दी गई किसको, गवर्नर जनरल को दी, है ना। तो मतलब गवर्नर जनरल का पद अब पावरफुल होता जा रहा है, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं ये प्रावधान, और इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में दासता को समाप्त किया गया। जो दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम था, उसको 1853 एक्ट 1833 एक्ट के तहत आपको यहाँ पर भारत में समाप्त करने की बात की गई, है ना। लेकिन ये जो कानून बन पाया भारत में 1843 में बन पाया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और इसी के बाद इसी के साथ साथ 1853 का भी चार्टर एक्ट था। ये भी छोटा सा एक्ट था, है ना। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी का शासन तभी तक जब तक ब्रिटिश संसद में इसकी प्रतिष्ठा, इसकी क्या होती है पावर बनी, इसकी मतलब इसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहेगा। इस एक्ट के तहत धीमे धीमे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर है वो छीनी जा रही है। किसके द्वारा, वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, ठीक है, और खुद पैसे बना रहे हैं। लेकिन अब ब्रिटिश साम्राज्य चाहता है कि ये पैसे ना बना पाए, अब हम पैसे बनाएं। मतलब सरकार खुद चाहती है कि हम इंडिया में डायरेक्ट कंट्रोल करें, इंडिया की से अपनी पावर से इंडिया को पूरा कंट्रोल करें। अब तक कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना कंट्रोल खींच करके यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर क्या हुआ, 1853 के एक्ट में कंपनी की जो नियुक्ति संबंधी एकाधिकार भी समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी अपने अधिकारियों को नियुक्त कर दी थी, अपने जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अपने कलेक्टर्स हैं, एसपी हैं, उनको नियुक्त कर दी थी, वो भी उन्होंने पूरी की पावर को कैंसिल कर दिया, छीन लिया। अब जो नियुक्त होंगे वह ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जो भारत सचिव है उसके द्वारा ही यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। और भारत के गवर्नर जनरल परिषद और स्थायी सदस्य के लिए एक शामिल किया गया। मतलब अब 4+1 की यहाँ पर 4+1 की विधायी परिषद को बनाया गया, है ना। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 1858 में। ये 1857 की क्रांति के बाद एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और भारत में जो कंपनी का एकाधिकार वाला शासन था, या जो शासन था, मतलब उसको पूरा पावर को सीधा किसके पास, ब्रिटिश साम्राज्य जी के हाथों में या ब्रिटिश संसद के हाथों में पूरी तरीके से दे दिया जाता है। मतलब भारत का जो पूर्णतः कब्जा होता है लीगली, वह क्या बोलते हैं 1858 एक्ट के तहत होता है ना। इसके स्थान पर भारत सचिव नामक पद का प्रावधान किया गया। जो पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल होता था पावरफुल,
अब एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत सचिव का एक पद बनाया गया। वह भारत सचिव का पद वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, वह इंडिया में सबसे ज्यादा पावर रखता था, है ना, भारतीय मामलों का सचिव। ठीक है, ये जो चेंज किया गया ये सबसे डिफरेंट चेंज था। ब्रिटेन में ही 15 सदस्यीय भारत परिषद का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य कार्य भारतीय सचिव को सलाह देना था। एक परिषद इंग्लैंड में तैयार की गई, एक इंडिया में तैयार की गई। जो इंग्लैंड वाली परिषद हुआ करती थी उसका काम होता था कि भारत सचिव को सलाह करे कि इंडिया में कैसे काम करवाना है, किस तरीके से काम करना है। ये धीरे धीरे भारत पर पूर्णता कब्जा करने की सुनियोजित व्यवस्था इन्होंने इस एक्ट के तहत बनाई। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये एक्ट बताना चाह रहा था कि एक्ट का काफी इंपॉर्टेंस है और इन एक्ट्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है ना। तो ये जो आपके सारे एक्ट हैं इस समय पारित किए गए, इसको आप थोड़ा सा ब्रीफली पढ़िए गूगल से या बुक्स वगैरह से, तो आप लोगों को और समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ये काफी कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी आती है ना, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको गौर किया इसको। ठीक है, ये आज आपका लेक्चर था, इसको आप लोग देखिए, पढ़िए, जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।